हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एडुबॉक्सिन पे। हम अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे थे सीएसआईआर सेक्शन ऑफिसर एंड असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एग्जामिनेशन 2023 के लिए। ठीक है। सो कल पहली चीज़ तो हम बात कर लेते हैं कि कल जो हमारा 5 फरवरी को एग्जाम हुआ था, तो मेरे कुछ फ्रेंड्स के और कुछ हमारे स्टूडेंट्स के मतलब मैसेजेस आए थे कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे वीडियोस से डायरेक्टली मैच कर गए थे। सो हम डिस्कस कर लेते हैं। उसके पहले जो भी मैं यहाँ आपको पढ़ाऊंगा, इन सब का आपको जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल एडू बॉक्सिंग पे मिल जाएगा। ठीक है, एडू बॉक्सिंग पे मिल जाएगा। वहाँ से डाउनलोड करके आप पीडीएफ अपने रिवीजन को और अच्छा बना सकते हैं। ठीक है। और अगर हम बात करें तो ये हमारा सब्जेक्ट है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। इसका ये पार्ट 4 है। इसके पार्ट 1, 2 एंड 3 तीन पार्ट ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। ऊपर आई बटन पे आपको इसकी प्लेलिस्ट का लिंक दिख रहा होगा, जिसमें हमने अपने 4 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स कवर किए हैं पेपर 1 के लिए। एक तो हमारा ये इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस हो गया, और हमारा हो गया मॉडर्न हिस्ट्री एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये हो गया जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, और एंशियंट हिस्ट्री एंड मेडिवल हिस्ट्री। ठीक है, उसके भी कुछ पार्ट हमने कुछ जो है डिस्कस किए, कुछ एमसीक्यूज। ठीक है। सो कल की शिफ्ट में 5 यानी 5 फरवरी 2024 को जो एग्जाम हुआ है, तो उसमें हम देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हमारे इन वीडियोस से मैच हुए हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए, सबसे पहले तो एक जो था, हमने COP 28 के बारे में बहुत बार बात करी थी, तो उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस लेड बाय नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। ठीक है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ठीक है, ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस लेड बाय नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, जो COP 28 में इनिशिएटिव लिया गया था। तो ये पूछा गया था कि ये COP 28 कहाँ हेल्ड हुआ था। तो डायरेक्ट इसका ऑप्शन था दुबई। करेक्ट। हमने इसको बहुत बार COP 28 को कहाँ हेल्ड हुआ है, दुबई कहाँ हेल्ड हुआ है, दुबई बहुत बार डिस्कस किया है। ठीक है। तो अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट मिल गया होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं कि 400 मिलियन डॉलर की एक डील साइन हुई है। ठीक है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो ये क्वेश्चन था कि एक तो ये इसमें इंडियन गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट है, दूसरा कौन सा बैंक है जिसके साथ ये डील डन हुई है, डील साइन हुई है। सो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, एडीबी। एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में ये 400 मिलियन डॉलर की रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की डील डन हुई है। ठीक है, दो क्वेश्चन हो गए। और उसके बाद हमारा आता है भारत मंडपम। ठीक है, भारत मंडपम के बारे में हुआ था कि भारत मंडपम में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई। ठीक है, पहली चीज तो ये भारत मंडपम है कहाँ पर, इसका इनॉग्रेशन कहाँ हुआ था, मंडपम। ठीक है, भारत मंडपम। तो ये हुआ था हमारा यशोभूमि, यशोभूमि में। कहाँ, द्वारका, द्वारका न्यू दिल्ली। ठीक है, द्वारका न्यू दिल्ली। यहाँ पर इसका इनॉग्रेशन हुआ था, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया था। ठीक है। और क्वेश्चन इस पे था कि ये जो भारत मंडपम में ग्लोबल ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन एआई। ठीक है, ग्लोबल इनिशिएटिव, ग्लोबल पार्टनरशिप है, सॉरी ग्लोबल पार्टनरशिप है, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई। ठीक है, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई जो हुआ है, ये जो इसका इनॉग्रेशन हुआ है भारत मंडपम में, इसको किसने किया है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन था हमारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। ठीक है, कि ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई जो है यशोभूमि में, इसका इनॉग्रेशन हुआ है भारत मंडपम में, किसने किया है, तो किसका आंसर था, इसका आंसर था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, एक और था कि इंटरनेशनल मिलेट फेस्टिवल, इंटरनेशनल इंटरनेशनल मिलेट फेस्टिवल, इंटरनेशनल मिलेट फेस्टिवल। ठीक है, इंटरनेशनल मिलेट फेस्टिवल ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ है, कहाँ पर हेल्ड हुआ है। सो इसको भी हमने डिस्कस किया था इंडोनेशिया में। ठीक है, इंडोनेशिया में 3 डेज का शायद ये मिलेट फेस्टिवल था। कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ था, इंडोनेशिया में। इसको भी हमने डिस्कस किया था।
और हाल ही में अभी 1-2 दिन पहले की बात है, हमने जब जो करंट अफेयर का वीडियो डाला था, तो उसमें हमने डिस्कस किया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस के ऊपर, ठीक है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस के ऊपर, जिसका हमारा हेडक्वार्टर गुरुग्राम में देखने को मिलता है, ठीक है? गुरुग्राम में, और इस इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है, ठीक है? इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है, और न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि 95th मेंबर इसका जो बना है, 95th कंट्री बनी है, स्टेट बना है, कौन सा? चिली, ठीक है? और यही क्वेश्चन था कि हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 95th मेंबर कौन बना है, तो इसका आंसर होगा चिली। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, ठीक है? उसके बाद एक और हमने डिस्कस किया था पहले कि वायसराय जो था, वायसराय पार्टीशन ऑफ बंगाल जब हुआ था, तो उस समय जो इंडिया का वायसराय कौन था, ठीक है? सो ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट था, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? कर्जन हो जाएगा, ठीक है? कर्जन, ठीक है? वायसराय कौन था पार्टीशन ऑफ बंगाल के दौरान? पार्टीशन ऑफ बंगाल के दौरान तो कौन था? कर्जन था, ठीक है? कर्जन थे। उसके बाद आगे चलते हैं, कि नोबेल प्राइज मिला है, एक नोबेल प्राइज दिया गया है, किसको? नाम बताता हूँ, फिर उसमें पूछा गया था कि किस कंट्री से हैं वो। नरगिस मोहम्मदी, नरगिस मोहम्मदी, इनको नोबेल प्राइज मिला है, तो पूछा गया था किस कंट्री से हैं, तो ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया है, तो ये ईरान से हैं, और ये नरगिस मोहम्मदी कौन है? ये वुमेन राइट एक्टिविस्ट हैं, ठीक है? वुमेन राइट एक्टिविस्ट हैं, जिनको जेल में बंद किया गया, करंटली अभी फिलहाल ये जेल में है। सो ये इनको ये प्राइज दिया गया है, ठीक है? वुमेन राइट एक्टिविस्ट है नरगिस मोहम्मदी, किस कंट्री से? ईरान से। तो डायरेक्ट क्वेश्चन था कि किस कंट्री से हैं ये, ठीक है? डिवीजन ऑफ पावर्स का शेड्यूल पूछा गया था डायरेक्ट, ठीक है? कि डिवीजन ऑफ पावर्स जो है, ठीक है, डिवीजन ऑफ पावर्स किस शेड्यूल के अंडर में आता है? तो इसका 7 शेड्यूल हो जाएगा, ठीक है? ये भी क्वेश्चन आया था, ये हमने इंडियन पॉलिटी में डिवीजन ऑफ पावर्स का शेड्यूल डिस्कस किया है, ठीक है? मल्टीपल शेड्यूल डिस्कस किए, उसमें हमारा डिवीजन ऑफ पावर भी आया था, ठीक है? और इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट, ये क्वेश्चन भी हमने जो है इंडियन पॉलिटी में डिस्कस किया। इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट, ये किस आर्टिकल के अंडर में आता है? तो ये हमारा आर्टिकल 1 में, ठीक है? आर्टिकल नंबर 1, ये भी हमने डिस्कस किया है, ठीक है? कुछ डायरेक्टली कुछ है, कुछ और इनडायरेक्टली है, ठीक है? और आया था एक और क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, स्टेट विद, थोड़ा सा इसको मैं रफ कर लेता हूँ, ठीक है? स्टेट विद बाई कैमरल लेजिस्लेचर, ठीक है? ये पूछा गया था, डायरेक्ट क्वेश्चन आया था इसमें, बस उसमें मल्टीपल स्टेट्स इन्होंने ऑप्शंस में दिए थे शायद, ठीक है? तो इसमें डिस्कस कर लेते हैं, स्टेट विद बाई कैमरल, स्टेट्स विद बाई कैमरल लेजिस्लेचर, ठीक है? मैंने शायद 2 बार ये क्वेश्चन डिस्कस किया, ठीक है? सो इसमें कौन कौन से हमारे स्टेट्स हैं, अगर हम इनकी बात करेंगे तो हमारा, तो एक तो हमारा आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है? और तेलंगाना हो गया, कर्नाटका हो गया, महाराष्ट्र हो गया, और बिहार, बिहार एंड यूपी, ठीक है? ये 6 स्टेट हैं जिसमें हमारा बाई कैमरल लेजिस्लेचर चलता है, ठीक है? तो ऑप्शंस कुछ ऐसे थे कि मतलब जैसे एक ऑप्शन नंबर ए में 4 स्टेट दे दिए, ऐसे करके 4 स्टेट दे दिए, और फिर सेकंड में फिर 4-5 स्टेट दे दिए, तो पूछा गया था कौन से हैं जो स्टेट जो है बाई कैमरल लेजिस्लेचर थे। तो किसी में पंजाब ऑप्शन था, किसी में उड़ीसा ऑप्शन था, किसी में जो है चंडीगढ़ था, छत्तीसगढ़ था, ठीक है? सो एक था जिसमें ये कुछ ऑप्शंस थे, तो हमारा ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। जो भी ऑप्शन तो नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं आपको ऐसे बता सकता हूँ, जैसे मान लीजिए कि कोई एक ऑप्शन है, मैंने बताया उसमें पंजाब था, तो वो इनकरेक्ट हो जाएगा। एक में उड़ीसा है, तो वो इनकरेक्ट हो जाएगा। एक में वेस्ट बंगाल है, तो वो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ये स्टेट जिनमें थे चारों, ये छह, वो स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा, वो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये भी हमने डिस्कस किया है, ठीक है? स्टेट विद बाई कैमरल लेजिस्लेचर। इसके बाद हम बात करें कि जो पंचायती राज शेड्यूल है, ठीक है, वो कब ऐड हुआ और कौन सा शेड्यूल था उसका? तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हमारा हुआ था, शेड्यूल कौन सा था हमारा? 11, ठीक है? 11, इसमें हमारा पंचायती राज आता है, ठीक है? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की बात 11 शेड्यूल में हुई है, ठीक है? ये भी क्वेश्चन आया था डायरेक्ट। और एक अभिनव भारत मंदिर है, उसकी स्थापना किसने करी थी? ठीक है, अभिनव भारत से आपको कुछ याद आ रहा होगा, हमने मॉडर्न हिस्ट्री में इसको डिस्कस किया था, अभिनव भारत सोसाइटी। सो अभिनव भारत सोसाइटी और अभिनव भारत मंदिर जो है वो एक ही पर्सनैलिटी से एसोसिएटेड है, ठीक है? और वो कौन थे? वीडी सावरकर एंड जीडी सावरकर, दोनों भाई थे, इनके द्वारा किया गया था, ठीक है? अभिनव भारत मंदिर, ठीक है? ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट आया था कि अभिनव भारत मंदिर है, इसके फाउंडर कौन है? अभिनव भारत मंदिर, तो कौन से? वीडी सावरकर
एंड जीडी सावरकर, ठीक है। ये इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आया था हमारा। और उसके बाद प्रेसिडेंट रूल के ऊपर आया था, ठीक है, कि इनडायरेक्ट क्वेश्चन था थोड़ा सा ये, ठीक है, लेकिन हमने डिस्कस किया था प्रेसिडेंट रूल का। तो आर्टिकल 356 जो होता है ये हमारा प्रेसिडेंट रूल होता है, ठीक है, स्टेट इमरजेंसी। ये क्वेश्चन जो है हमने डिस्कस कर लिए, लगभग 15 to 16 क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉर्म में हमारी वीडियो से आए थे। सो अगर आपने वीडियोस देखा होगा तो आपको बहुत हद तक हेल्प मिली होगी एग्जाम में, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, थोड़ा सा मैं पहले इसको क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि और भी बताना पड़ेगा इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, और इसमें बताना है इनकरेक्ट कौन से, इनकरेक्ट, ठीक है। In comparison to representative democracy, direct democracy involves citizens direct participating in democratic decision making, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का स्टेटमेंट नंबर हमारा ये है, ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 1 ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है, ये हमारा करेक्ट है, ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। उसके बाद स्टेटमेंट नंबर 2 क्या कह रहा है, डायरेक्ट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन आर व्यूड एज अ सप्लीमेंट टू द रिप्रेजेंटेशनल कंपोनेंट्स, ठीक है, ये भी हमारा करेक्ट है। तो यहाँ इनकरेक्ट पूछा गया है, तो क्या है कि दोनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है, तो यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा गया है तो नन ऑफ दिस, ठीक है, डी ऑप्शन जो है इसका हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन कि कोई भी इसमें से इनकरेक्ट नहीं है, यानी कि दोनों करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द ड्यूरेशन ऑफ पंचायत, ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ पंचायत जो है वो किस आर्टिकल के अंडर में है। सो 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है, तो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा बी हो जाएगा, आर्टिकल 243 ई के अंडर में डील किया है, किसके, ड्यूरेशन ऑफ पंचायत के रिलेटेड, ठीक है। और अगर हम 233 ओ की बात करें, ठीक है, तो ये किसको डील करता है, ये डील करता है, ये बार्स टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट्स इन इलेक्टोरल मैटर्स, ठीक है, मतलब बार्स मतलब बार लगाता है, मतलब मना करता है, प्रोहिबिट करता है किसको, इंटरफेरेंस को, जुडिशरी को, किसमें, इंटरफेरेंस बाय कोर्ट्स इन इलेक्टोरल मैटर्स, ठीक है, इलेक्टोरल मैटर्स, ठीक है। मैं बोल के, अगर स्पेलिंग गलत है तो मैं बोल के आपको बता देता हूँ, ठीक है। बार्स टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट्स इन इलेक्टोरल मैटर्स, ठीक है। और 243 के है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो इसको हम एक बार देख लेते हैं कि इस सारे इंपॉर्टेंट ये कौन कौन से हैं, ठीक है। सो जो 243 ए है, इसमें क्या है कि इलेक्शन टू द पंचायत द सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्ट्रोल रूल्स फॉर द कंडक्ट ऑफ ऑल इलेक्शंस टू द पंचायत, ठीक है। कि जो भी इलेक्शन होगा वो हमारा स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंडर में होगा, और उसमें हमारा एक इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट होगा, वो किसके द्वारा होगा, गवर्नर के द्वारा। तो ये आर्टिकल 43 के में बात करिए, ठीक है। आर्टिकल 243 ए में, हाँ ये के था, ए में हमने क्या बात करी है कि ग्राम सभा में एक्सरसाइज सच पावर एंड परफॉर्म सच फंक्शन एट अ विलेज लेवल, ठीक है। कि ग्राम सभा है वो एक्सरसाइज करेगा पावर अपने विलेज लेवल पे, ठीक है, एज जैसे स्टेट लेजिस्लेचर में स्टेट करता है, वैसे ही ग्राम पंचायत जो है वो अपने ग्राम में वो है, उसकी पावर सेम होंगी एज जैसे स्टेट लेजिस्लेचर में होती हैं स्टेट में, ठीक है, वैसे ग्राम में भी उसकी पावर सेम होंगी। सो ये आर्टिकल 243 ए में है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। हाँ ये देखिए, ये मैंने डाल दिया है यहाँ पर, ठीक है, ये मैंने चीज़ यहाँ पर डाल दी है, जैसे कि आर्टिकल 243 ओ है, ये बार, ये थोड़ा सा कलर इसका चेंज कर लेते हैं, ठीक है, इसको येलो कर लेते हैं तो आपको अच्छे से दिखेगा, ओके, ठीक है। एक तो ये है बार्स टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट्स इन इलेक्टोरल मैटर्स, आर्टिकल 243 ओ है, और उसके बाद 243 डिटेल में देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, इलेक्शन टू द पंचायत द सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स फॉर द conduct of all elections to the panchayat shall be vested in a state election commission consisting of द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर टू बी अपॉइंटेड बाय गवर्नर, ठीक है, जो भी स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होगा अपॉइंट किया गया होगा गवर्नर के द्वारा, वो सारा जो भी इसका देखरेख करेगा, ठीक है।
और 243A में क्या है कि ग्राम सभा में एक्सरसाइज सच पावर्स एंड परफॉर्म सच फंक्शन एट अ विलेज लेवल एज अ लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट में बाय लॉ प्रोवाइड। जो भी स्टेट लॉ प्रोवाइड करेगा, जो भी स्टेट के अंडर में होता होगा, वैसे ही ग्राम सभा उसकी पावर को एक्सरसाइज करेगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे और देखते हैं कि उसमें क्या डिस्कस किया गया है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज के रिगार्डिंग इसमें बताना है। ठीक है, एक तो स्टेटमेंट नंबर 1 है, ठीक है, कि वन ऑफ द फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्रोथ ऑफ रीजनल पार्टीज इन नेशनल पार्टीज इन एबिलिटी टू फुलफिल एस्पिरेशन। ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, यहाँ पर करेक्ट ही पूछा गया है, स्टेटमेंट 1 हमारा करेक्ट है। बाकी देखते हैं, एनी पॉलिटिकल पार्टी विच इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टेट पार्टी इन 4 स्टेट कुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेशनल पार्टी। ये भी हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। उसके बाद अ पार्टी कुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टेट पार्टी इफ इट विंस 1 सीट ऑफ एवरी 25 लोकसभा सीट्स और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ द स्टेट। ठीक है, ये भी हमारा करेक्ट है। तो इसका क्या है, सी ऑप्शन, यानी इसके हमारे तीनों ऑप्शन जो है वो हमारे करेक्ट हैं। ठीक है, तीनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं, ऑल आर करेक्ट, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सारे स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे, इंडिया इज रिपब्लिक दैट मीन्स हाँ ओके ठीक है, इंडिया इज रिपब्लिक दैट मीन्स द हेड ऑफ स्टेट इन इंडिया इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड फॉर लाइफ टाइम। देखिए लाइफ टाइम वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है कि बताना है। ठीक है, रिपब्लिक का मतलब क्या है, डेफिनेशन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, द हेड ऑफ स्टेट इन इंडिया इज डायरेक्टली इलेक्टेड फॉर अ फिक्स पीरियड। ठीक है, कि डायरेक्टली इलेक्शन होता है, जो भी हेड ऑफ स्टेट हमारा प्रेसिडेंट होता है, ठीक है, उसका डायरेक्ट इलेक्शन होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, डायरेक्ट इलेक्शन भी नहीं होता है। ठीक है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है उसका। और उसके बाद स्टेटमेंट नंबर सी, द हेड ऑफ स्टेट इन इंडिया इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड फॉर अ फिक्स पीरियड। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, और रिपब्लिक का मतलब यही आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। हेड ऑफ स्टेट जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो इनडायरेक्टली होता है, एक इलेक्टोरल होता है, उसके द्वारा इलेक्ट होते हैं, और इसका फिक्स पीरियड होता है। ठीक है, सो स्टेटमेंट नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पावर ऑफ स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ठीक है, इसमें से कौन सी पावर स्पीकर ऑफ लोकसभा के पास नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, स्पीकर शैल प्रिसाइड ओवर द हाउस ऑफ पीपल। ठीक है, ये प्रिसाइड करता है हाउस ऑफ पीपल को। ठीक है, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा गया है। ठीक है, नॉट अ पावर, तो ये हमारी इसके पास पावर होती है। और उसके बाद स्पीकर विल कास्ट वोट इन फर्स्ट इंस्टेंस इन द हाउस। ऐसा कुछ नहीं होता है, जब जैसे कहीं डिवाइड हो, कहीं वोटिंग हो रही हो और बराबर बराबर वोट पड़ जाए, मतलब 50-50 वोट पड़ जाए, तो लोकसभा स्पीकर वोट डालता है, पहले नहीं डालता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो, ये हमारा पावर है इसका। इंस्टेंस फर्स्टली पावर नहीं कर सकता वो, मतलब पहले ही वोट नहीं कर सकता, बाद में कर सकता है, ये इसका कोई पावर नहीं है। तो यही हमारा बी ऑप्शन जो है 5th का हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, स्पीकर विल कास्ट वोट इन फर्स्ट इंस्टेंस इन द हाउस। ठीक है, ये इसका पावर में नहीं है। ठीक है, बाकी ये भी हमारा है, स्टेटमेंट सी भी करेक्ट है कि स्पीकर विल हैव द पावर टू मेंटेन ऑर्डर विद इन द हाउस ऑफ पीपल। ठीक है, हाउस ऑफ पीपल का मतलब लोकसभा की बात हो रही है। ठीक है, स्पीकर जो लोकसभा, हाउस ऑफ पीपल को जो लोकसभा कहते हैं। ठीक है, स्पीकर कैन एडजर्न द हाउस और सस्पेंड द मीटिंग टिल देयर कोरम। ठीक है, अगर कोरम होता है, ठीक, कोरम के बारे में हम भी आगे बात करेंगे। ठीक है, कि कोरम क्या होता है। सो कोरम के टाइम पे ये एडजर्न कर सकता है हाउस को। ठीक है, कोरम का मतलब देखिए ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ एक स्पेसिफिक नंबर होता है पार्लियामेंट में, उतने मेंबर्स होने ही चाहिए तभी पार्लियामेंट रन करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, उसे ही कोरम कहते हैं। मतलब मैं जनरली मैं एक फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ। मान लीजिए कोई पार्टी है, ठीक है, कोई ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी है, उसको कोई मीटिंग कंडक्ट करनी है और उसमें 100 टोटल मेंबर हैं, तो उसमें ये होगा कि कम से कम एटलीस्ट 35 मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए अगर कोई मीटिंग करनी है। अगर 35 मेंबर से कम है तो मीटिंग नहीं होगी वो, तो उसे ही कोरम कहा जाता है। जैसे मान लीजिए 33 मेंबर्स ही अवेलेबल हैं मीटिंग में, तो मीटिंग सस्पेंड कर दी जाएगी और वो कोरम होगा, क्योंकि 35 मेंबर्स नहीं थे। ठीक है, इसे ही कोरम कहते हैं। पार्लियामेंट तभी रन करता है जब स्पेसिफिक नंबर ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं वो अवेलेबल होते हैं पार्लियामेंट में। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर, हाँ ये देखिए इसमें हमने कुछ आर्टिकल्स डिस्कस किए हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ द ऑफिसेज ऑफ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। ठीक है, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं। ठीक है, किसके लिए, ऑफिस के लिए, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के लिए। आर्टिकल 94 क्या कहता है, इट डील्स विद द रेजिग्नेशन, वोकेशन
वैकेशन लीव एंड रिमूवल प्रोविजंस फॉर द ऑफिस ऑफ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। ठीक है, याद रखिएगा आर्टिकल 94 है इसके लिए। ठीक है, रेजिग्नेशन, वैकेशन, लीव और रिमूवल प्रोविजन के लिए। ठीक है, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के लिए। आर्टिकल 95 में क्या है, द डेप्यूटी स्पीकर और अनदर पर्सन अथॉरिटी टू कैरी आउट अ फंक्शन ऑफ द स्पीकर और एक्ट इन अ दैट कैपेसिटी। अगर स्पीकर अवेलेबल नहीं है तो आर्टिकल 95 पावर करता है डेप्यूटी स्पीकर को कैरी आउट करने के लिए फंक्शंस को। ठीक है, आर्टिकल 96 क्या कह रहा है, द स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर इज अलाउड टू प्रिसाइड व्हेन द रेजोल्यूशन फॉर हिज और हर रिमूवल फ्रॉम ऑफिस अंडर कंसिडरेशन। ठीक है, अगर कोई स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर को हटाने के रिगार्डिंग अगर कोई रेजोल्यूशन पास होता है तो जो है तो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के पास पावर होती है, वो प्रिसाइड कर सकता है। ठीक है, आर्टिकल 96 ये भी याद रखिएगा। तीन इंपॉर्टेंट आर्टिकल स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के रिगार्डिंग हमने डिस्कस कर लिए। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ चेयरमैन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का जो है इसका चेयरमैन का टेन्योर क्या होता है। ठीक है, पीरियड क्या होता है, सर्विंग मतलब कितने दिन तक ये कर सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो मैं सीधे करेक्ट ऑप्शन पे आता हूँ। ठीक है, सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, 6 इयर्स होता है और 62 इयर्स एज होता है। मतलब दो जो भी पहले हो जाए, मान लीजिए किसी पर्सन की एज मान लीजिए 60 ईयर्स है। ठीक है, और वो अपॉइंट होता है एज अ स्टेट एज अ कमिश्नर फॉर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। बट अब क्या है कि रिटायरमेंट एज 62 है, अब उसके पास 2 साल है, तो 2 साल यानी 62 पहले अचीव हो गई तो वो रिटायर हो जाएगा। ठीक है, और इन केस क्या होता है, मान लीजिए कोई 56 का है, 56 ईयर्स का है, बट अभी वो 62 ईयर्स रिटायरमेंट है, तो 6 साल अगर ये करेगा तो 62 होगा, तो ये कंप्लीटली 6 ईयर भी कंप्लीट कर लेगा और 62 मतलब जो भी पहले हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग वो जो है उसका टेन्योर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद रिटायर हो जाएगा। और अच्छा, ये जो अपॉइंट होता है, ठीक है, इसको जो अपॉइंट कौन करता है, वो हमको प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस अ बाई कैमरल लेजिस्लेचर। बाई कैमरल लेजिस्लेचर पे कल के शिफ्ट में क्वेश्चन आया था। ठीक है, कि कौन कौन से स्टेट है वहां पर। सो पूछा गया है कि कहाँ से इसका इंट्रोडक्शन हुआ था, इंट्रोड्यूस हुआ था। सो क्वेश्चन नंबर 7 का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999। इसमें हमारा बाई कैमरल लेजिस्लेचर का इंट्रोडक्शन हुआ था। ठीक है, पहली बार इंट्रोड्यूस कहाँ से हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 में। इसे ही हम क्या कहते हैं, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स कहते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको भी हमने मॉडर्न हिस्ट्री में डिस्कस किया है, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। ठीक है, इसको कहा जाता है। ठीक है, और जो ये हमारे चेम्सफोर्ड थे, ये कौन थे, ये हमारे उस समय के वॉइस रॉय थे। और हमारे मॉन्टेगू कौन थे, ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ठीक है, सेक्रेटरी फॉर स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, उल्टा लिख दिया मैंने। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ये हमारे मॉन्टेगू थे, और चेम्सफोर्ड हमारे ये वॉइस रॉय थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 को इसको हम कहते हैं। ठीक है, और इसी में बाई कैमरल लेजिस्लेचर का इंट्रोडक्शन हुआ था। ठीक है, इसी एक्ट ने इंट्रोड्यूस किया था। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। व्हाट इज अ कोरम। ठीक है, कोरम रिकॉर्ड करने के लिए क्या क्या होता है। ठीक है, इसमें हमने ऊपर अभी कोरम डिस्कस किया था ना। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 8 का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, देखिए 10 मेंबर और 1/10 ऑफ टोटल मेंबर ऑफ द हाउस। ठीक है, जो भी मेंबर हाउस मतलब जितने होंगे, ठीक है, उसका 1/10 जो होंगे वो अवेलेबल होने चाहिए। ठीक है, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो वो कोरम हो जाएगा। ठीक है, कोरम रिक्वायर्ड इन द स्टेट लेजिस्लेटर, ये स्टेट लेजिस्लेचर की बात हो रही है। ठीक है, बाकी पार्लियामेंट की अलग है, मतलब कोरम ही होता है उसमें, पर उसका फॉर्मेट दूसरा होता है। ठीक है, 10 मेंबर और 1/10 ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस विच एवर इज ग्रेटर, जो भी बड़ा होगा इसमें से अगर होता है तो कोरम रिक्वायर्ड हो जाएगा। ठीक, मतलब वो कोरम हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, एटलीस्ट जैसे देखिए जैसे कि एटलीस्ट 55 मेंबर होने चाहिए लोकसभा में। ठीक है, जैसे कि अगर लोकसभा की हम पार्लियामेंट की बात करें, ठीक है, पार्लियामेंट के हाउसेस की बात करें, पार्लियामेंट के हाउसेस की बात करें तो कोरम कब डिक्लेयर होता है, अगर लोकसभा में 55 मेंबर से कम है और राज्यसभा में 25 मेंबर से कम है। अगर 55 मेंबर से कम है तो कोरम डिक्लेयर हो जाएगा, और राज्यसभा में होंगे 25 से कम तो मतलब लोकसभा रन नहीं करेगी और राज्यसभा रन नहीं करेगी अगर इसने और इतने मेंबर से कम होंगे, उसे ही कोरम कहा जाता है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, मैच द लिस्ट 1। ठीक है, इसमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है और आइडेंटिफाई करना है कि करेक्ट आंसर। ठीक है, कि इधर है, इधर जो लेफ्ट साइड है इसमें दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कमेटी दिया हुआ है, और इधर इधर चेयरमैन दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी का जो है वो चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, ये सबको पता है। तो डी का हमारा डी का हमारा फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं, डी का हमारा सब में फर्स्ट है। ठीक है, तो एलिमिनेशन नहीं काम करेगा इसमें। ठीक है, उसके बाद हम अगर बी की बात करें, ठीक है, स्टीयरिंग कमेटी किसके पास थी, तो ये थी हमारी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास। ठीक है, बी का थ्री देख लेते हैं। ठीक है, अब ये दो एलिमिनेट हो गए, ये और ये एलिमिनेट हो गए। उसके बाद हम बात करते हैं सी की, यूनियन पावर्स किसके पास थी, हमारे पास जवाहरलाल नेहरू जी के पास थी। तो ठीक है, ये हो जाएगा। तो ए का हमारा ए का हमारा 4 हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ए का 4 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, सी का 2, डी का 1। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ए। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर हाँ, ये देखिए मेजर कमिटीज हैं, जल्दी जल्दी मैं इनको बता देता हूँ। इससे कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, भीमराव रामजी अम्बेडकर। यूनियन पावर्स जवाहरलाल नेहरू जी के पास थी। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जवाहरलाल नेहरू के पास थी। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के पास थी। और उसके बाद फंडामेंटल राइट्स सब कमिटीज के बारे में हम नहीं बात करेंगे। ठीक है, फिलहाल एक बार देख लीजिए। ठीक है, जे बी कृपलानी है। माइनॉरिटी सब कमिटीज के लिए हिरेंद्र कुमार मुखर्जी। और उसके बाद और नीचे इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ कमेटी। ठीक है, इसके राजेंद्र प्रसाद जी थे, राजेंद्र प्रसाद। स्टेट कमेटी के लिए जवाहरलाल नेहरू थे। स्टीयरिंग कमेटी के राजेंद्र प्रसाद थे, हमने ऊपर डिस्कस किया। ठीक है, और एडहॉक कमेटी ऑन अ नेशनल फ्लैग राजेंद्र प्रसाद। कमिटी फॉर द फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जीवी मालवंकर। ठीक है, उसके बाद लैंग्वेज कमेटी मूर्ति सत्यनारायण। और ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के एम मुंशी। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज थी जो हमने डिस्कस कर ली, कौन कौन इसके चेयरमैन थे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज हैव बाई कैमरा। देखिए ये क्वेश्चन फिर से आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन फिर से आ गया डिस्कस करने के लिए। ठीक है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैव बाई कैमरा लेजिस्लेचर। ठीक है, तो इसमें क्या, देखिए हमने ऊपर डिस्कस किया कि आंध्र प्रदेश भी है, तेलंगाना भी है, बिहार भी, उत्तर प्रदेश भी है। तो क्वेश्चन नंबर जो 10th है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का डी ऑल करेक्ट। ठीक है, ये सारे ही हैं ऑल करेक्ट। ठीक है, इनके अलावा दो स्टेट कौन कौन से हैं, ठीक है, इनके अलावा दो स्टेट कौन कौन से, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा इनके अलावा कौन से दो स्टेट हैं बाई कैमरा लेजिस्लेचर में। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द लिबर्टी ऑफ थॉट्स एक्सप्रेशन बिलीफ एंड फेथ एंड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। सो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वर्शिप। ठीक है, वर्शिप, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोवाइड करता है लिबर्टी ऑफ थॉट्स एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप। ठीक है, वर्शिप, डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है अडॉप्ट कब हुआ था, अडॉप्ट हुआ था हमको याद रखना है 26 नवंबर 1949। ठीक है, एक वीडियो में मैंने पहला ही क्वेश्चन था और उसमें मैंने लिखा सही था पर एक्सप्लेन गलत कर दिया था, उसके लिए सॉरी। ठीक है, मैंने शायद करेक्ट भी किया था इसको बाद में, कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो हुआ था ये अडॉप्ट कब हुआ था, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन अडॉप्ट कब हुआ था, अडोप्टेशन कब हुआ था, 26 जनवरी 1949 में हुआ था। मैंने उसमें 1946 बोल दिया था, उसके लिए सॉरी। ठीक है, उसको मैंने 1946 बोल दिया था, बल्कि इसमें पहले फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का मीटिंग हुआ था 1946 में। ठीक है, वो मैंने थोड़ा कंफ्यूज हो गया था तो मैं गलत एक्सप्लेन कर दिया था, उसके लिए सॉरी। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, 12 पे चलते हैं। ठीक है, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग है और इसमें आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज नो पावर इन रिस्पेक्ट अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ठीक है, और स्टेटमेंट नंबर 2, ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। ठीक है, उसके पास कोई पावर नहीं होती है। ठीक है, ठीक है, किस रिस्पेक्ट में, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के रिस्पेक्ट में। ठीक है, और बाकी द स्टेटमेंट नंबर 2 है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट पार्डन सेंटेंस इन्फ्लिक्टेड बाय कोर्ट मार्शियल लॉ। ठीक है, ये हमारा इनकरेक्ट है। ठीक है, ये हमारा इनकरेक्ट है, तो यहाँ करेक्ट पूछा गया है तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ओनली वन जो है हमारा, ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा ये था। ठीक है, आर्टिकल देखिए, आर्टिकल 52 टू 78 जो है, ठीक है, पार्ट 5 का, वो डील करता है यूनियन एग्जीक्यूटिव को। ठीक है, इसके ये भी डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है, आर्टिकल
52 to 78 जो है वो हमारा डील करता है यूनियन एग्जीक्यूटिव का, ठीक है, एग्जीक्यूटिव का। और यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है तो एक बार देख लीजिए। एक तो हमारे प्राइम मिनिस्टर आते हैं, और हमारे प्रेसिडेंट आते हैं, वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्लस अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। ये 5 लोग जो है ये हमारे यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, ठीक है। यूपीएससी में भी ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था कि यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट इसमें से नहीं है या कौन कौन है, तो याद रखना है आर्टिकल 50 to 78 डील करता है यूनियन एग्जीक्यूटिव को। और यूनियन एग्जीक्यूटिव में 5 लोग आते हैं, प्राइम मिनिस्टर आते हैं, प्रेसिडेंट आते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये हमारे यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। विद रेफरेंस टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट्स बताने हैं, ठीक है। सो इसमें क्या है कि द कंट्रीब्यूशन नहीं है, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट द प्रेसिडेंट हैज टू अपॉइंट द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन द लोकसभा एज अ प्राइम मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। सो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, यहाँ करेक्ट पूछा गया है, ठीक है। द टर्म ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज 5 ईयर, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो होल्ड करता है ऑफिस, होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट है। नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा कैन नॉट बिकम अ प्राइम मिनिस्टर, ऐसा कुछ नहीं होता है। प्राइम मिनिस्टर कोई भी हो सकता है, इलेक्टेड भी हो सकता है और नॉमिनेटेड भी हो सकता है। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हमारे मनमोहन सिंह थी, वो हमारे राज्यसभा के ही मेंबर थे, लोकसभा के नहीं थे, ठीक है। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट इसीलिए हो जाएगा कि मेजोरिटी पार्टी लोकसभा का होता है वही प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, वो राज्यसभा का भी हो सकता है। आर्टिकल 75 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस दैट द प्राइम मिनिस्टर इज वन हु अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो यही हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 75 हमारा जो है वो प्रोवाइड करता है, कॉन्स्टिट्यूशन का मेंशन है उसमें कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट किया जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। मैच द फॉलोइंग, आर्टिकल और प्रोविजन को आपको मैच करना है, ठीक है। इधर आपको लेफ्ट साइड आर्टिकल दिख रहा है और इधर प्रोविजन दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें आपको मैच करना है क्वेश्चन नंबर 14 में, ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत न्यूज़ में रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस मोस्ट हमने इसको डिस्कस भी ये किया है। सो यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए हमारा आर्टिकल 44 है, ठीक है। ये डीपीएसपी के अंडर में आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, ठीक है, डीपीएसपी यूनिफॉर्म सिविल कोड, और आर्टिकल 44 हो जाएगा। तो ए का हमारा 4 का हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे स्टेटमेंट नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर 1 और डी अपने आप ही गलत हो जाएगा, ठीक है। सो उसके बाद हम बात करते हैं अगर 1 का, आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 हमारा प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल्स की बात करता है, ठीक है। ए का 1 का सी है, तो 1 का सी है और 4 का डी है, देख लेते हैं। 1 का सी और 1 का सी एंड 4 का ए, हाँ सॉरी 1 का सी एंड 4 का ए दोनों में है। तो एक चीज हमको और पता होना चाहिए, आर्टिकल 40, ठीक है। आर्टिकल 40 हमारा क्या है, 2 का डी, हाँ ठीक है। आर्टिकल 40 जो है हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ठीक है। सो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 1 का हमारा सी हो जाएगा, 1 का हमारा जो ये 1 का है ये हमारा सी हो जाएगा, प्रमोशन ऑफ आर्टिकल 38 प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल्स। और 2 का हमारा डी हो जाएगा, 2 का हमारा डी हो जाएगा आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। और 3 का हमारा बी हो जाएगा आर्टिकल 41 राइट टू वर्क का। और आर्टिकल जो 4 है हमारा ए हो जाएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड का, ठीक है। आराम से पॉज करके इसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट्स ऑफ जजेस इन हाई कोर्ट्स, ठीक है। हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट्स के रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट बताने हैं कि कौन से करेक्ट हैं, ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताने हैं क्वेश्चन नंबर 15। सो क्वेश्चन नंबर 15 जो है, ठीक है, every judges of a high court shall be appointed by the president by warrant under his hand and seal, ठीक है। सो ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है कि हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट कौन करता है, वो हमारा प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारा बाय अंडर हिज हैंड एंड सील, ठीक है। रिकमेंडेशन होता है, ऐसा नहीं होता है कि बिना रिकमेंडेशन का होता है, लेकिन अपॉइंट प्रेसिडेंट करता है, ठीक है।
सो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। और 2 है ओथ ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट इज एडमिनिस्ट्रेड बाय गवर्नर मेंशन्ड इन थर्ड शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट और दूसरा हमारा करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट देख लेते हैं, देयर इज अ प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन, सॉरी सॉरी देयर इज अ प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट इन द अपॉइंटमेंट्स ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स। ठीक है, तो ये नहीं होता, रिजर्वेशन कास्ट बेसिस पे हाई कोर्ट्स के जजेस में कुछ नहीं मिलता है, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा सरासर। ठीक है, तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का ए ओनली 1 एंड 2। ठीक है, आर्टिकल की बात करें तो अपॉइंटेड जो हमारे ये जजेस होते हैं वो अपॉइंट होते हैं आर्टिकल 217 से 224। ठीक है, 270 217 एंड 224 ये आर्टिकल्स होते हैं हमारे जजेस के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिटरी फीचर। ठीक है, यूनिटरी फीचर फेडरल फीचर के बारे में हमने कई बार डिस्कस किया है। ठीक है, नीचे मैंने डाल भी दिया है, मैं उसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि यूनिटरी पावर कौन नहीं है, तो हमारा डिवीजन ऑफ पावर जो है ये हमारा यूनिटरी फीचर नहीं है। ठीक है, ये हमारा कौन सा है, फेडरल फीचर है, हम अभी नीचे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, डिवीजन ऑफ पावर जो है हमारा ये फेडरल फीचर है। सो नॉट पूछा गया है, तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, सॉरी सी हो जाएगा। ठीक है, डिवीजन ऑफ पावर्स ये फेडरल फीचर और यूनिटरी फीचर के कुछ लिस्ट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा या कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा जहां भी आप अपने नोट्स बना रहे हो। ठीक है, सो एक बार हम जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। फेडरल फीचर में हमारा कौन कौन सा आता है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आता है, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन सर्टेन मैटर्स, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, डिवीजन ऑफ पावर्स जो कि ऊपर ऑप्शन में था, और सेंट्रल एंड स्टेट बाई कैमरल लेजिस्लेशन, ये हमारा फेडरल फीचर में आता है। ठीक है, बाकी जो हमारा यूनिटरी फीचर में होता है, स्ट्रॉन्ग इंक्लूड स्ट्रॉन्ग सेंटर, राइट ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड मेजर पोर्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ राज्यसभा, सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है, सॉरी सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन था ये, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिंगल सिटीजनशिप, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और इंटीग्रेटेड जुडिशरी। कंफ्यूज मत होइएगा, इंटीग्रेटेड जुडिशरी जो है ये हमारा यूनिटरी फीचर है, और इंडिपेंडेंट जुडिशरी ये हमारा जो है ये फेडरल फीचर है। इसको कोई कोड बना लीजिएगा न्यूमोनिक, उसके द्वारा याद कर लीजिएगा। ठीक है, इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट। ठीक है, यूजी ऐसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, यूजी, ये यूजी एंड वो होता है ना, ग्रेजुएशन होता है ना, अंडर ग्रेजुएशन। ठीक है, सो ये यूजी हो जाएगा, यूनिटरी और जी से मतलब ग्रेटेड, इंटीग्रेटेड, यूजी करके याद कर लीजिएगा बस। ठीक है, यूनिटरी हमारा होता है इंटीग्रेटेड। बाकी अपॉइंटमेंट ऑफ अ स्टेट गवर्नर बाय सेंट्रल ऑल इंडिया सर्विसेज, इमरजेंसी प्रोविजन, सिंगल इलेक्शन, मशीनरी फॉर स्टेट एंड सेंट्रल इलेक्शन। ठीक है, ये हमारा होता है यूनिटरी फीचर में। ठीक है, आराम से इसको नोट कर लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वॉज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल डेजिग्नेटेड एज अ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। किस एक्ट के अंडर में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था वो डेजिग्नेट हुआ था, यानी कन्वर्ट हो गए थे या चेंज हो गए थे। ठीक है, किसमें, गवर्नर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के, इंडिया एज अ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, डी, चार्टर एक्ट जो 1833 का था उसमें हमने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट को हटा करके नया पोस्ट बनाया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और अगर आता है कि पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, तो विलियम बेंटिक। ठीक है, विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक। ठीक है, विलियम बेंटिक ये हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, और ये बनाए किस एक्ट के अंडर में गए थे, तो चार्टर एक्ट 1833 के रिगार्डिंग अंडर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एब्सेंस ऑफ आर्बिट्री पावर, इक्वलिटी बिफोर लॉ, द प्राइमेसी ऑफ अ राइट ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, ये प्राइवेसी है शायद। ठीक है, प्राइवेसी ऑफ राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, क्वेश्चन नंबर 18 का। ठीक है, सो 18 का जो हमारा करेक्ट पूछा गया है कि विच ऑफ द एबो इज आर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ रूल्स ऑफ लॉ। ठीक, डॉक्ट्राइन ऑफ रूल ऑफ लॉ का इसमें से कौन सा फंडामेंटल प्रिंसिपल है, तो तीनों ही हमारे जो है ये हमारे तीनों हमारे ये प्रिंसिपल हैं डॉक्ट्राइन ऑफ रूल्स के। ठीक है, फंडामेंटल प्रिंसिपल है, तो इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑल आर करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ठीक है, नॉट करेक्ट रिगार्डिंग ग्राम सभा, ग्राम सभा के रिगार्डिंग आपको बताने हैं कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, इट हैज अ पावर एंड फंक्शन एट अ विलेज लेवल लाइक स्टेट लेजिस्लेचर,
हैज़ एट द स्टेट लेवल, ये ऊपर हमने डिस्कस किया है, तो ये हमारा करेक्ट है, ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। यहाँ पर नॉट ट्रू पूछा गया है, यानी इनकरेक्ट पूछा गया है, ठीक है, बहुत ध्यान से ये नॉट ट्रू और इनकरेक्ट आराम से दिखेगा, ठीक है, इनकरेक्ट। तो ये हमारा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। आगे चलते हैं, जो इट्स पावर आर डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, तो 19 देखिए यही हमारा गलत है, ठीक है, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये स्टेटमेंट हमारा नॉट ट्रू है, यानी इनकरेक्ट है, क्योंकि जो ग्राम सभा की पावर्स होती हैं वो डिटरमाइन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नहीं करी जाती हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्टेट गवर्नमेंट की, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट की। तो याद रखिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, स्टेट गवर्नमेंट है यहाँ पर, ठीक है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी इट्स अ विलेज असेंबली कंसिस्टिंग ऑल द रजिस्टर्ड वोटर इन द एरिया ऑफ पंचायत, ये हमारा करेक्ट है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट और बताने हैं आपको करेक्ट, ठीक है, करेक्ट बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, पब्लिक ऑर्डर इज वन ऑफ द ग्राउंड्स ऑन विच द स्टेट कैन रिस्ट्रिक्ट फ्रीडम ऑफ अ रिलीजन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, ये हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है, पब्लिक ऑर्डर जो है ये कोई ग्राउंड नहीं है फ्रीडम रिस्ट्रिक्ट करने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ठीक है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है। सो ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, यहाँ करेक्ट पूछा गया है, तो अगर हम पहले को एलिमिनेट करते हैं, ठीक है, तो पहला इसमें एलिमिनेट, इसमें लेने एलिमिनेट और इसमें, तो 20 क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा जो है करेक्ट, एक मिनट करेक्ट पूछा गया है ना, पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, सॉरी सॉरी, पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, ठीक है, पब्लिक ऑर्डर इज वन ऑफ द ग्राउंड ऑन विच एक मिनट, हाँ, ऑन विच स्टेट कैन रिस्ट्रिक्ट फ्रीडम ऑन अ रिलीजन, ठीक है, थोड़ा बताते टाइम हल्का सा कंफ्यूजन हो जाती है, सॉरी इसके लिए, ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, ठीक है, पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। और उसके बाद देखते हैं स्टेटमेंट नंबर 2, पब्लिक ऑर्डर इज यूनियन लिस्ट सब्जेक्ट अंडर 7 शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये हमारा गलत है, ठीक है, क्योंकि पब्लिक ऑर्डर के साथ साथ पुलिस ऑर्डर भी होता है, ठीक है, पुलिस ऑर्डर भी होता है, ठीक है, और ये जो इसमें पूछा गया है यूनियन लिस्ट में नहीं आता है, ये हमारा स्टेट लिस्ट में आता है, ठीक है, स्टेट लिस्ट में आता है, पुलिस हमारी स्टेट का सब्जेक्ट है ना, तो पुलिस हमारी स्टेट लिस्ट में आता है, स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था स्टार्टिंग में, ठीक है, पब्लिक ऑर्डर और इज यूनियन लिस्ट सब्जेक्ट, ठीक है, पब्लिक ऑर्डर और पुलिस ऑर्डर जो होता है वो हमारा स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट में अंडर आता है, अंडर 7 शेड्यूल, शेड्यूल सही लिखा है 7 शेड्यूल में, ठीक है, सो स्टेटमेंट नंबर 2 हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, तो स्टेटमेंट नंबर 2 को अगर हम एलिमिनेट करते हैं, ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 2 को हम एलिमिनेट करते हैं अगर, सो एक मिनट, हाँ ठीक है, सो ये हमारा एलिमिनेट होगा और ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, तो हमारा बी हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी स्टेटमेंट नंबर 1 एंड 3 हमारा करेक्ट है। पब्लिक ऑर्डर इज वन ऑफ द ग्राउंड, पब्लिक ऑर्डर इज वन ऑफ द ग्राउंड ऑन विच द स्टेट कैन रिस्ट्रिक्ट फ्रीडम ऑन रिलीजन, ये हमारा करेक्ट है। और उसके बाद हमारा जो ये थर्ड स्टेटमेंट, द आर्टिकल 25 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन guarantees to the all person right of freedom of conscience and the right freely profess practice and propagate religion subject to the public order morality and health, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक, ऑटोमेटिकली हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे, व्हाट इज द प्राइमरी सिग्निफिकेंट ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी, ठीक है, पब्लिक अकाउंट कमेटी का सिग्निफिकेंस आपको बताना है, ठीक है, प्राइमरी सिग्निफिकेंस क्या है इसका। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 का जो है देखिए, इसका करेक्ट ऑप्शन जो है हमारा सी हो जाए, स्क्रूटिनाइजिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है, स्क्रूटिनाइज करना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को, ठीक है, ये हमारा पब्लिक अकाउंट कमेटी का मेन रोल होता है या मेन फंक्शन होता है, ठीक है। ओके, याद रखिएगा इसको, ठीक है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, अगर हम इसमें बात करें, ठीक है, हाँ ओके ठीक है, सही है, ठीक है, प्राइमरी सिग्निफिकेंस हमारा क्या है पब्लिक अकाउंट कमेटी का, तो स्क्रूटिनाइजिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे, अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया डज नॉट लूज, ठीक है, किस प्रोविजन के अंडर में हम अपनी मेंबरशिप सिटीजनशिप को लूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, डज नॉट लूज, ठीक है, रिनंसिएशन, टर्मिनेशन, रजिस्ट्रेशन, डेप्रीवेशन, ठीक है, तो रिनंसिएशन के द्वारा हम कर सकते हैं,
टर्मिनेशन के द्वारा कर सकते हैं, टर्मिनेट कर दिए जाए, ये डेप्रीवेशन, बस सी रजिस्ट्रेशन के द्वारा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हम मान लीजिए रजिस्ट्रेशन करवाएं, बोले कि नहीं हमको सिटीजनशिप नहीं, तो बाई रजिस्ट्रेशन हम अपना जो है वो नहीं कर सकते हैं, ठीक है, लूज नहीं कर सकते हैं सिटीजनशिप। तो क्वेश्चन नंबर 22 का हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है, सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा 22 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। विद रेफरेंस टू द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट विच स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताने हैं ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट के रिगार्डिंग। सो क्वेश्चन नंबर 23 करेक्ट आपको बताना है, ठीक है, करेक्ट। आर्टिकल 109 प्रोवाइड्स फॉर द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस इन सर्टेन केसेस, ठीक है। ये हमारा स्टेटमेंट जो है ये हमारा इनकरेक्ट है। आर्टिकल 109 नहीं 108 है, आर्टिकल 108, आर्टिकल 108 प्रोवाइड करता है ज्वाइंट सिटिंग के लिए बोथ हाउसेज इन सर्टेन केसेस, ठीक है। सो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा स्टेटमेंट। बाकी द स्पीकर प्रिसाइड्स द ज्वाइंट मीटिंग ऑफ द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ये हमारा करेक्ट है, स्पीकर प्रिसाइड करता है, तो ऑप्शन ओनली 2 हो जाएगा, तो सी इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी ओनली 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा आर्टिकल 108 होता है ज्वाइंट सिटिंग के लिए, 109 नहीं होता है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा। विद रेफरेंस टू द इंडियन पॉलिटी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। सो इंडियन पॉलिटी के रिगार्डिंग आपको फॉलोइंग स्टेटमेंट बताने हैं कौन कौन से करेक्ट हैं, ठीक है। द आइडिया ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी इज इंस्पायर्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा से ये इंस्पायर्ड है फंडामेंटल ड्यूटीज, ये हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटी हमने कनाडा से नहीं ली है, कहाँ से ली है, यूएसएसआर से ली है, ठीक है, यूएसएसआर कह लें या रशिया कह लें, ठीक है। और इसको मतलब ऐड कब किया गया था, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, ये फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड करी गई थी, और रिकमेंडेशन किसकी थी, तो स्वर्ण सिंह कमेटी, स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा रिकमेंडेशन आई थी, ठीक है। उसके बाद हमने ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत हमने फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया था अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो कनाडा हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, इसकी जगह यूएसएसआर हो जाएगा। द फंडामेंटल ड्यूटीज वर इनकॉर्पोरेटेड इन पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इन कॉन्स्टिट्यूशन बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ऊपर डिस्कस कर लिया है, 42वां है, 44th नहीं है, ठीक है, 42nd है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 24 के दोनों स्टेटमेंट हमारे इनकरेक्ट हैं, तो करेक्ट पूछा गया है, तो क्वेश्चन इसका डी हो जाएगा, ठीक है, नन ऑफ द अबव, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट हमारे इनकरेक्ट हैं, यहाँ करेक्ट पूछा गया है, ठीक है। मैंने बता दिया कहाँ से लिया गया, यूएसएसआर से लिया गया है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के दौरान ऐड किया गया था। कमिटी कौन सी थी, स्वर्ण सिंह कमेटी, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन चलते हैं 25 पे। द स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द एक्सरसाइज ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, ठीक है। स्टेट जो है वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है आपके एक्सरसाइज करने के लिए, क्या, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, उसके लिए ग्राउंड्स क्या है, ठीक है, पूछे गए। सो सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, बिल्कुल इसके अंडर में लगा सकते हैं आपके रिस्ट्रिक्शन। सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, इसमें भी लगा सकते हैं, और पब्लिक रिलेशन ऑफ फॉरेन स्टेट, ये भी लगा सकते हैं। ये स्टेट 1, 2 और 3 करेक्ट हैं, बट पब्लिक इंटरेस्ट इन जनरल पब्लिक, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आप जाएं और कोर्ट को बोले कि जो है रिस्ट्रिक्शन फ्रीडम ऑफ स्पीच पे लगा दिया जाए, तो ये नहीं है, तो फोर्थ हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो करेक्ट पूछा गया, तो 1, 2 एंड 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ओनली ए हो जाएगा, ठीक है, 1, 2 एंड 3 ओनली हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने जो क्वेश्चंस हमारे आए थे एग्जाम में उसके बारे में डिस्कस किया, और बाकी थोड़ा सा वीडियो लेंथी हो गया, उसके लिए सॉरी। सो इसका जो आपको पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एडू बॉक्सिंग पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर मेरे ये वीडियोस एफर्ट्स आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।